बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ साहब डिप्रेशन का शिकार हैं, लोगों से मिल नहीं रहे, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ही नहीं जो उनके बहुत ज़्यादा खैर खा थे, जो उनके बड़े बड़े एडवाइज़र थे। लोग उनको आज के दौर में छोड़कर चले गए हैं जबकि उनके पास इक़्तिदार है। अब वो बिल्कुल तन्हाई में थे, लोगों को अपने पास बुलाते थे और चंद बातें करते थे और उसके बाद ख़त्म कहानी। मीडिया में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, आंखों से ओझल थे, खामोश थे, चुप थे। अब आखिरकार लगता है कि जिस तरह हमने बात की और भी लोग बात कर रहे थे कि आखिर वो कहाँ हैं। हुकूमत से कोई बयानिया नहीं बन रहा, कोई बात नहीं हो रही। लोग जान छुड़ाना चाहते हैं, किसी तरह से इस हुकूमत से जान छूटे, वो उसको मसीहा समझेंगे। जमात इस्लामी आई, उन्होंने वहां पर धरना दिया, अगरचे कंप्रोमाइज़ कर लिया, लेकिन जितने दिन धरना दिया उतने दिन जमात इस्लामी पॉपुलर हो रही थी। लोग ये बात करने लग गए थे अगर जमात इस्लामी इसी तरह से अवामी इशूज़ पर खड़ी हो जाती है तो शायद उसका कुछ वोट बैंक बन सके। ये बातें होने लग गई थी। जो भी शख्स कोई भी इस हुकूमत के खिलाफ कोई बात करे तो आप देखें कि वो मकबूल होने लग जाता है। इसीलिए अब नजर आता है कि एक ही बड़ी फोर्स रह गई है और वो है तहरीक इंसाफ। इमरान खान जो जेल भी भुगत रहा है तो दिन ब दिन उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर लाकर शायद पेश किया गया कि नजर तो आए कि मियां नवाज शरीफ भी कुछ हैं, वो भी कोई सियासी कोई हकीकत है। वो ऐसे नहीं कि अब एक अफसाना बन के रह गए हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं, कोई उनको जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, किसी से मिलते नहीं है, खत्म है उनकी कहानी। तो उनको लाया गया, लेकिन जिस अंदाज में लाया गया और उससे भी बढ़कर जिस तरह से चलाया गया वो तो उससे भी ज्यादा अफसोसनाक था। इससे बेहतर था कि वो आते ही ना। हुआ ये कि रिकॉर्डेड चली, कांट छांट हुई उनकी वीडियो की, बताया गया कि जैसे कोई बड़े इंडिपेंडेंट तौर पर वो सामने आ रहे हैं, साथियों को भी बुलाएंगे, सवाल जवाब होंगे, एक इंटरेक्शन होता है। हाल ये हो गया है कि उन्होंने लोगों को क्या फेस करना है, छोड़ने अपने मुखालिफिन को कि वो पार्लियामेंट में आएंगे तो किसी और को फेस करेंगे, वो तो अब अपने लोगों को भी फेस करने के काबिल नहीं रहे, साथियों से सवाल जवाब लेने के काबिल नहीं रहे, मीडिया के काबिल भी नहीं रहे। आप देखें कि जो उनकी गुफ्तगू चल रही है वो सिर्फ इतनी है कि एक ही माइक आपको नजर आएगा, एक आध माइक, एक पीएमएल का अपना होगा, एक शायद पीटीवी का होगा और बस, कोई प्राइवेट मीडिया नहीं, बाकी सारे पीटीवी से उठा लो। ये हाल हो गया है मियां नवाज शरीफ का। क्या उनकी पॉपुलैरिटी होनी है, जहां बैनर्स नजर आता है लोग जूते मारने लग जाते हैं। और आकर उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उफ तौबा, इससे बेहतर था खामोशी रहते। यही तो मसला है कि एक तरफ से प्रेशर बढ़ता है, मियां साहब आकर कुछ बोलें, मियां साहब कुछ बोलते हैं तो कहते हैं इससे तो अच्छा था ना ही बोलते, और उसके बाद फिर वो बोलने के काबिल नहीं रहते। मुझे क्यों निकाला, वही इमरान खान, वही बात 7 साल पीछे 2017 से तो उनकी बात शुरू होती है, मुझे क्यों निकाला, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके बारे में मैंने आपको बताना है कि लगता है कि अब आने वाले दिनों में अब यही कुछ हम सुनेंगे, बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ बड़ी गिरफ्तारियों की आएंगी। और इसमें पता चल रहा है कि फैज़ हमीद साहब के हवाले से मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, उनके चैनल पर 24 न्यूज़ चैनल पर जो रिपोर्ट्स चल रही हैं, ज़ाहिर है वो वज़ीर दाखिला है, उनको बहुत सी चीज़ों का पता होगा क्योंकि कोर्ट मार्शल हो रहा है और ऐसी कोई खबर सामने नहीं आ सकती। तो वहाँ पर जो बातें चल रही हैं कि फैज़ हमीद साहब तो प्यूटिन बनना चाहते थे, जो रूसी सदर है, उनके ये प्लान्स थे। हामिद मीर साहब कह रहे हैं वो 30 साल का प्लान बना रहे थे फैज़ हमीद साहब, और उनके नून लीग से भी ताल्लुकात थे। अंदाज़ा लगाइए, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने अब मीटिंग की और कहा, ये सारा कुछ बोलने से पहले कि मियां साहब तुसी भी कुछ बोलो, तुसी भी हो, लेकिन मियां साहब ने मीटिंग उसमें कहा जी फैज़ हमीद के बारे में खामोश, कोई बात नहीं करनी। अंदाज़ा लगाइए, फैज़ हमीद साहब के ताल्लुकात नून लीग में भी थे, पीपल्स पार्टी में भी थे, तहरीक इंसाफ में भी थे। अच्छा, इसके साथ अब फैज़ हमीद साहब के घर से गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। उनके बरादर निस्बती को मेजर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये हैं जी उनके बरादर निस्बती मेजर रिटायर्ड काशिफ, इनको भी हिरासत में लिया गया है। इसी तरह से एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है, साबिक आईजी जेल मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग, इनको भी हिरासत में लिया गया है। शाहिद बेग अक्टूबर 2022 में रिटायर हुए थे। ज़राए के मुताबिक उस वक्त तक महकमा जेल के 7 हाजिर या रिटायर्ड अफसरान तहवील और ज़ेर तफ्तीश हैं, 7। तो अब ये क्या फैज़ हमीद साहब के ही नेटवर्क का हिस्सा हैं, ब्यूरोक्रेसी भी उनके लोग थे, और वो जो प्लान बताया जा रहा है उनका बहुत बड़ा प्लान था, उसका क्या है। और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में क्या बातें हो रही है, क्योंकि आर्मी चीफ ने जो दावत दी उसमें जब कमर जावेद बाजवा नजर नहीं आए, कोई कह रहा है वो नजरबंद हैं, कोई कह रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि इस नेटवर्क में शायद वो भी आते हैं। इस पर क्या इतलात हैं उसकी भी हमने बात करनी है। अब आ जाइए पहले दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब पर। ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने भाई को वज़ीर आज़म लगवाया, बेटी को वज़ीर आला लगवाया और मुल्क का सत्यानाश किया। इसहाक डार साहब उनके समधी, उनकी बेटी के ससुर, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया और अब कह रहे हैं जी वो माशी फैसले या अगला प्लान वो दें 5 साल का, क्योंकि माशाल्लाह 40 साल इक़्तिदार में जिस तरह भी उन्होंने गुजारे बेड़ा गर्क किया, कमी रह गई है तो 5 साल उनको और दे दें उसी सोच के साथ। लेकिन ये सब इक़्तिदार में अपने रिश्तेदार घुसाकर वो अपोजिशन लीडर भी अब खुद बनना चाहते हैं। उनकी तकरीर से लगता है मुझे क्यों निकाला, मैं क्यों ना कहूँ, हमारे दौर में ये था, फलां था। आपका ये दौर नहीं, 2.25 साल से जो हम भुगत रहे हैं, ये किसका दौर है?
मुझे क्यों निकाला? तो इसका जवाब यह है, मियां साहेब आपको जिन्होंने निकाला आप उन्हीं के साथ डील करके आ गए हैं बाहर, अब उन्हीं के साथ डील करके बैठे हैं। इमरान खान ना सिर्फ ये बताता है कि किसने निकाला, वो बताता है कि क्यों निकाला, वो भी बताता है, किसने निकाला ये भी बताता है, ये है फ़र्क। फिर यही कि जी इमरान खान ने ये किया वो किया, IMF के पास चले गए जी, हमने खुद हाफिज कर दिया था। इतना झूठ बोलते हैं कि जब आते हैं IMF के पास जाते हैं और अब फिर IMF के पास गए हैं, लेकिन इनके जहन से इमरान खान नहीं निकलता। इमरान खान फोबिया इनको हो चुका है, अपना नहीं बताएंगे। कहते हैं अवाम कर्ब से गुजर रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप जब से आए हैं 2.25 साल हो गए, बाकी कर्ब से गुजर रही है अवाम। जब से आपकी वापसी हुई है वहाँ से बाहर से दोबारा लंदन से आए हैं, तो कहते थे कहा जाएगा मुझे क्यों निकाला, और शायद बिलावल ने कहा था कि कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। तो अब अवाम कह रहे हैं कि आपको क्यों बुलाया। 200 यूनिट मुफ्त की तरह अब जनाब ये एक और वादा कर रहे हैं कि 14 रुपये बिजली हम सस्ती कर देंगे पंजाब के लिए। बाकी सूबों में जो रह रहे हैं वो इंसान नहीं है, लेकिन बहरहाल ये समझते हैं कि बाकी जगह पर तो हुकूमत नहीं है इनकी, सिर्फ पंजाब में इनकी हुकूमत है, वो भी फॉर्म 47 की। तो ये वादा वही है जो इन्होंने 200 यूनिट मुफ्त करने का किया था इलेक्शंस में। याद है आपको, 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलनी थी, और अभी ऐलान हो चुका है कि आपको सोलर घरों में मुफ्त मिलेगा। मिला किसी को मिला है, किसी के जानने वाले को? अरे कहीं तो मिला होगा, आखिर मरीम साहब ने वादा किया है, बताइएगा ज़रूर। और 14 रुपये बिजली जब आपकी सस्ती हो जाएगी, आपको फ़ी यूनिट 14 रुपये सस्ता मिलेगा, आपके घर का बिजली का बिल आएगा, उसमें लिखा होगा 14 रुपये अब हमने सस्ता कर दिया है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ताकि फिर हम इस पर बिल्कुल वीडियोज़ करेंगे और मियाँ साहब को सैल्यूट करेंगे, उनके विजन को सलाम पेश करेंगे जिन्होंने IPPs लगाए थे, महंगे IPPs। और सारा कसूरवार इमरान खान है, लेकिन ये बता दें कि IPPs किसने लगाए थे महंगे, ये भी बता दें कि सलमान शहबाज किसके भतीजे हैं और उन्होंने क्यों IPPs लगाए, ये भी बता दीजिएगा कि सेनेटर सैफुर रहमान उन्होंने किस तरह से कंपनी चंद दिन में बनाई और उसको लाइसेंस भी IPPs का मिल गया, वो किसके से रिश्तेदार रहे या किसके करीबी दोस्त रहे, किसको फ़ोन करते रहे। 7 महीने के बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दोबारा एक तकरीर की है, क्योंकि पहले उनकी विक्ट्री स्पीच थी और अब एक मायूसी की स्पीच थी, ये तकरीर थी जिसमें कोई विजन नहीं था, कोई ख्याल नहीं था, अपने रोना धोना था, और इसके अलावा आवाम के लिए कोई बात नहीं, कोई सोच नहीं। मियाँ साहब इतनी पुरानी जगह पर रह रहे हैं, इतना पुराना उनका ख्याल और सोच है, उनको आज की सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अब बिजली का मसला अवामी मसला, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बड़े वसूख से और साथ साथ बड़ी आजिज़ी से अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन्होंने इससे बड़ा कैंसर फैला दिया है पाकिस्तान की मईशत में, सियासत में, पाकिस्तान की माशरत में, इससे बहुत बड़ा कैंसर। ये महंगाई तो कोई चीज़ ही नहीं है उसके आगे। मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ। अच्छा, अब मियाँ नवाज शरीफ साहब का अपना रोना ख़त्म नहीं हो रहा, जब उनका रोना ख़त्म होगा तो फिर शायद कोई आवाम की बात हो सके। कुछ फैक्ट्स मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। 2013 में पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत गई थी तो उस वक्त खसारा था 2.5 अरब डॉलर करंट खसारा। 18 में नून लीग की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो 19.89 यानी तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था, और बरामदात 2013 में थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब खत्म हुई 25 अरब डॉलर। 2018 के अख्ताम पर 23 अरब डॉलर तक आ गई थी। खसारे में 17 अरब डॉलर का इजाफा और बरामदात में 2 अरब डॉलर की कमी हुई थी। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की कारकर्दगी है। इनका आप सोचिए विजन क्या है, इनका विजन आपको मैं बताता हूँ। इनको अंदाज़ा ही नहीं है, ये सिर्फ देखते हैं अच्छा क्या हो गया, ओ हमने देखें किस तरह IPPs लगाए, हमने कर्ज लेकर हमने सड़कें बनवा दी। आप अंदाज़ा लगाएं ज़रा, CPEC का सारा प्रोजेक्ट इन्होंने किस तरह से झोंक दिया, वो IPPs किस तरह से लगा दिए और किस तरह वो सड़कों और वो उसका जो जाल बिछाया। लेकिन ये सोचा ही नहीं कि जाल बिछा दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उस जाल का करना क्या है कि जहाँ पर कोई रोज़गार ही नहीं बनेगा, जहाँ पर इंडस्ट्री ही नहीं लग सकती। बर्बाद कर दी इन्होंने इंडस्ट्री सारी, कोई एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं कर सके। और आज सुनिए, मैं जो आपसे अर्ज़ कर रहा था कि इन्होंने इतना बड़ा कैंसर फैला दिया है। जब ये पाकिस्तान में बड़ी बीमारियां हैं, सबसे ज़्यादा तो लोग दिल की बीमारी की वजह से दुनिया से चले जाते हैं, इसी तरह कैंसर बहुत बड़ी पाकिस्तान में एक बीमारी बन चुकी है, और इसी तरह ज़ियाबीतस को शुगर कहते हैं। बाज़ औक़ात होता है शुगर में, खुदा न खास्ता अल्लाह सबको महफूज रखे, एक ज़ख्म हो जाता है, लोग कहते हैं जी वो बस ज़ख्म हुआ शुगर में और उससे दुनिया से चले गए, वो कैंसर बन जाता है। अभी ये जो बिजली की महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, जो बातें हो रही हैं ना बिजली का, ये सब कह रहे हैं मियाँ साहब को सिर्फ ये है, ये इन्होंने जो ज़ख्म दिया है हमारी मईशत को, कौम को, ये तो वो है जो आपको नज़र आ रहा है, जिससे खून बह रहा है, और उस पर ये बस उस पर तो अब ये होगा कि कुछ ताकत भी देनी होगी और उसका कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा ये, लेकिन ये उस पर कोई मरहम रखने के लिए बस ऐसे ही वो छोटा सा एक प्लास्टर लगा रहे हैं, वो ज़ख्म इतना बड़ा है उससे कुछ भी नहीं होना। ये इतना खून रिस रहा है कि वो प्लास्टर भी उतर जाएगा जो ये लगा रहे हैं।
लेकिन अंदर जिन्होंने कैंसर उतार दिया है इंजेक्ट करके, वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, ये जो इंटरनेट का इन्होंने हाल किया है, जिन्होंने सोशल डिजिटल मीडिया का हाल किया, जो ई कॉमर्स का हाल किया है, आपको मैं बता नहीं सकता कि ये कितना बड़ा ब्लंडर इन्होंने कर दिया है। ये है असल कैंसर, जिसके आने वाले दिनों में आपको साफ नजर आएंगे। दीमक की तरह एक होता है, आपको बाहर से सब ठीक नजर आ रहा होगा कि चल रहा है, सब निज़ाम चल रहा है, 2.25 साल से चल रहा है ना जी, चल रहा है। अब भी इन्होंने जो किया, ये जिस तरह दीमक होती है अंदर से सब खोखला कर देती है, ऊपर से आपको स्ट्रक्चर वैसे नजर आता है। ये वो इन्होंने इंजेक्ट कर दिया अंदर कैंसर, इस मईशत के, इस समाज के। एक बच्चा पूरे गांव को उठा कर रखा हुआ था उसने। ऐसे लोग हैं जो अमेजोन पर, ई कॉमर्स के दीगर प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे थे। बहुत से प्लेटफॉर्म्स का हम नाम सुनते हैं, सिर्फ अमेजोन तो चूंकि सबसे बड़ा है, इसके अलावा बहुत से हैं, ईबे का सुनते हैं और दीगर बहुत से इस तरह के आते हैं, शॉपिफाई का मुझे लोग बताते रहते हैं और बहुत से, क्योंकि कॉल्स आ रही हैं हमें और बताते हैं कि जी ये देखें, आप इस पर बात करें। नौजवानों का मसला ये है, अगर हमें ये चीज़ें हमसे ना छीनते तो हम, बिजली महंगी भी थी तो चलो कमाई तो कर लेते, हम 1 घंटा और मेहनत करते, हम और अच्छे क्लाइंट्स ढूंढते और मेहनत करते और अच्छी प्रोडक्ट्स बेचकर हम गुजारा कर लेते। इन्होंने हमसे वो भी छीन लिया, इन्होंने उम्मीद छीन ली है, इन्होंने सोच छीन लिया नौजवान से कि तुम भी कुछ कर सकते हो, आगे जा सकते हो। इन्होंने उससे सब छीन लिया। इन्होंने क्या किसी मुल्क से करना था मुकाबला या आगे जाना था, इन्होंने हमें किस लाइन में खड़ा कर दिया, समत हमारी क्या कर दी है, नॉर्थ कोरिया की, अफगानिस्तान की और शायद किसी हद तक ईरान की। यहां तक हमें ले गए हैं, धकेल दिया है अंधेरों में। ये कहते हैं कोई सोच, कोई उम्मीद, कोई ख्याल, कोई आज़ादी रही ना इस मुल्क में। इसमें सबसे बड़ी सजा ये हो जाए कि तुम बाहर क्यों नहीं जा सके। अंदाजा लगाइए आप, टैक्स इस तरह के लगा दिए गए हैं। खैर, ये तो इनका विजन, उनकी सोच थी जो इन्होंने किया है। मगर आप देखें कि हाल क्या है कि मियाँ साहब बाहर आए हैं तो ये लोग भी ये बात कर रहे हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हामिद मीर साहब ने ये बात किया, टेलीविजन पर आकर बात की है कि जी 30 साल का फैज़ हमीद साहब सोच रहे थे और नून लीग के अंदर भी लोगों से राब्ते में थे। ये बात भी आप जानते हैं कि कही गई कि सलमान शहबाज चाहते थे फैज़ हमीद आर्मी चीफ बने, वो इस तरफ से लॉबिंग कर रहे थे। और ये खुद अब बताते हैं कि जी वो भी लॉबिंग कर रहे थे। कमर जावेद बाजवा चाहते थे कि वो एक्सटेंशन लें और या उन्होंने मार्शल लॉ की धमकी दे दी। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है, वज़ीर दिफा का बयान है, जो मुलाकातें करते रहे जाकर फैज़ हमीद से। खुद कहते हैं मैं फैज़ हमीद से मिलता रहा। आप अंदाज़ा लगाइए ना इनका गठजोड़ कहाँ तक था। और मलिक अहमद खान साहब कहते हैं, इन्हीं के स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जिनको अभी हाल ही में पता नहीं कितने करोड़ की, 10 करोड़ की गाड़ी चाहिए थी गालिबन, और इसके अलावा 2 करोड़ के गालिबन 2 डाले सिक्योरिटी के लिए भी थे। मलिक अहमद खान साहब ज़बरदस्त, कीप इट अप। इसीलिए तो बने थे ये सारी फॉर्म 47 की हुकूमत, और स्पीकर ऐसी तो नहीं बन गए, इन्हीं गाड़ियों के लिए, इन्हीं मौजों के लिए बने थे। ये बिजली का तो ऐसी बात ही है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़े दरवेश, और क्या बात करते हैं आप कमर जावेद बाजवा साहब की, ओह उन जैसा कोई हो सकता है। वो तो चाहते नहीं थे, वो तो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं ऐसा एक्सटेंशन लेने का, उन्होंने साफ कहा था। तो अपने अंदर इनके ख्यालात नहीं मिलते। फिर मैंने आपसे मीटिंग का जिक्र किया, उसमें कहा जी फैज़ हमीद के बारे में बात नहीं करनी, कुछ कर जाओ, ठीक है, उसको कुछ नहीं कहना हम। इसी तरह से बाजवा साहब के वाले से कोई बात नहीं करेंगे। तो ये आने वाले वक्त में इसी तरह करेंगे। कोई बंदा ना बच जाए जिससे डील ना की हो, सबसे बड़े डीलर बन जाएं सियासी तौर पर। इन्होंने सियासत को भी चूँकि कारोबारी बनाया हुआ है। फैज़ हमीद साहब के बारे में 24 न्यूज़ चैनल पर, जो मोहसिन नकवी साहब के चैनल पर एक बाकायदा स्पेशल रिपोर्ट चली है, और उसमें बताया गया कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरह एक ताकतवर शख्सियत बनना चाहते थे। पुतिन भी एक वक्त में उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी में थे और उसके सरबराह भी बने, और उसके बाद अब वो एक डिक्टेटर की तरह बने हुए हैं और रशिया में उनके अलावा कुछ है ही नहीं, और अब इतना अरसा हो गया उनके इक़्तिदार का। तो बकौल हामिद मीर साहब के वो 30 साल का प्लान था। 24 चैनल पर जो खबर चल रही है, वो कहते हैं व्लादिमीर पुतिन वो बनना चाहते थे कि फिलहाल इमरान खान को आगे करके उसको इस्तेमाल करके सब कुछ करना चाहते थे। हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान को वो इस्तेमाल कर रहे थे। फिर अगर इमरान खान उनकी सोच पे कहीं नहीं चलते थे तो तहरीक इंसाफ के अंदर ही लोग बिठाए हुए थे जो फिर इमरान खान के कान भरते थे कि फलां ठीक नहीं कर रहा, जहाँ किसी को लगाना चाहते थे वो उस तरह से करते थे, ये सब करते थे। और ये बाजवा साहब के बारे में बात सामने आ चुकी है कि वो उस्मान बुज़दार को पसंद नहीं करते थे। इमरान खान ने कहा जी मुझे कहा कि इसको हटा दो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने आपको कभी कहा है कि मुझे 24 साल हो गए हैं सियासत में, उस वक्त 24 साल हो चुके थे, तो मैंने आपको कहा है कि फ़लाँ को जनरल लगाओ, फ़लाँ को न लगाओ, तो मुझे नहीं पता किसको कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। और शायद उस्मान बुज़दार देखें वो अपनी कोई उस तरह से हैसियत नहीं बना सके, कुछ नहीं कर सके, वरना खैर कोई और लगाया होता। एक वक्त में फवाद चौधरी साहब भी बनना चाहते थे, और बहुत से लोग थे, मेरा ख्याल है शामुल कुरैशी साहब भी थे, और यकीनन जनाब तरीन साहब, जहांगीर तरीन को कौन भूल सकता है, अलीम खान को कौन भूल सकता है, ये भी बनना चाहते थे। ऐसे लोग लगाए होते तो पता नहीं और क्या कुछ होता। खैर छोड़िए इस बात को। अब बात यह है कि आप कहेंगे मियाँ नवाज शरीफ की तरह ये भी पीछे की बातें कर रहा है ज़्यादा। तो फैज़ हमीद साहब जो हैं वो फिर लॉबिंग करते थे उसी तरह से। तो अब पता नहीं ब्यूरोक्रेसी भी उन्होंने अपने लोग रखे हुए थे। अभी फ़ोन कॉल भी एक सामने आ गई है।
पीपल्स पार्टी को भी लारा लगा रहे थे कि देखिए इमरान खान को थोड़ा अर्सा और रखेंगे, उसके बाद तो बिलावल की बारी है, ठीक है, इस तरह करें हम। नवाज शरीफ को जिस तरह बाहर भेजा है, जरदारी साहब भी बाहर चले जाएं, ज़रा कुछ हम ज़रा खुल के खेलने का मौका मिल जाए। ये खबरें फैज़ हमीद साहब के हवाले से हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, अभी मज़ीद होंगी और अभी बहुत कुछ होना है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी और बहुत कुछ रोना है। और ये कि जी मुझे क्यों निकाला। जब कोई मसला होगा, अवामी मसला होगा, लोगों को कर्ब होगा, तो मियाँ साहब गायब होंगे और उसके कुछ अरसे के बाद आपके सामने आएंगे और फिर कोई वादा करेंगे कि जी मियाँ साहब ने हर चीज़ अपने हाथ में ले ली है। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी हम हर चीज़ नवाज शरीफ साहब की मुशावरत के साथ करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत के साथ करते हैं, बिजली के मामले पर साथ हैं इस्टेब्लिशमेंट। वो कहते हैं जो भी हम आगे करेंगे आर्मी चीफ को साथ मिलाकर करेंगे, और वो तारीफ़ें उसी तरह करते हैं। तो वो हर जगह आर्मी चीफ को नत्थी करना चाहते हैं ताकि ये ना हो कि सिर्फ हम पर ब्लेम आए। वो इस्टेब्लिशमेंट को साथ रखना चाहते हैं जी हम तो उनके मुताबिक चल रहे हैं, हम तो नवाज शरीफ के मुताबिक चल रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, हम किसी के मुताबिक नहीं चल रहे हम सिर्फ अपनी, मियाँ नवाज शरीफ अगर इक़्तिदार में होगा खुद, जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा तब तक कोई इक़्तिदार नहीं। उन्होंने ये भी रोना है। इस वजह से इनकी ना कोई डायरेक्शन बन पा रही है ना कुछ और हो रहा है। एक खबर जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी, कामरान शाहिद साहब ने कहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि जी ये बाजवा साहब के हवाले से कि जी वो इफ्तिखार शाहिद साहब डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि बाजवा साहब भी जो हैं वो यूँ समझें कि हाउस अरेस्ट कहें, अब उनको सिर्फ इतनी इजाज़त है कि वो घर से मस्जिद तक जा सकते हैं और बस, कोई इंटरव्यू किसी से मिलना वगैरह नहीं हो सकता। इसीलिए जो आर्मी चीफ ने लोगों को बुलाया, जिसमें साबिक आर्मी चीफ भी थे और दीगर अफसरान वगैरह थे, उसमें बाजवा साहब को कहीं नज़र नहीं आए। ये बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट में जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने बताया है कि नहीं, बाजवा साहब के हवाले से कुछ भी नहीं है। और बाजवा साहब तो क्रेडिट पर तो ये चीज़ है कि उन्होंने ही इमरान खान को नाराज़ करके भी DGISI से फैज़ हमीद को हटाया था। तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, एस्टैब्लिशमेंट कंसिडर्स लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टूल यूज्ड बाय PTI for the political pressure and maneuvering, which he continued post retirement. The accessories of the tool will also be accounted for, and it's in this regard the arrests of retired military officers is also witnessed recently. वो कह रहे हैं जी जो इस्तेमाल हो रहे थे फैज़ हमीद के साथ और इमरान खान के साथ, उनको इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो लिहाजा फैज़ नेक्सस बाय रिमूविंग लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ एट DGISI even at the cost of knowing the action was taken in the best interest of the country and द इंस्टीट्यूशन। तो बाजवा साहब को तो जो सोर्सेज हमारे कह रहे हैं नहीं, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया था कि इनको DGISI से हटाया था, ये कामरान शाहिद साहब के कह रहे हैं सोर्सेज। तो मैंने आपको दो साथियों को बता दिया, इफ्तिखार शाहिद डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, कामरान शाहिद हैं, ये दोनों मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। तो इनकी बात से लगता है नहीं, बाजवा साहब को कुछ नहीं कहा जाएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात कहीं नहीं है कि वो उनकी मूवमेंट को कुछ कम किया गया है या कुछ ऐसी बात की गई है। ये जनाब ख़बरें हैं लेटेस्ट जो हमने आपसे शेयर की हैं। और अमेरिका का बयान आ गया है, फ़ौजी अफसरान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारे यहाँ कुछ भी हो रहा हो तो अमेरिका क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, उसकी अपनी जगह अहमियत नज़र आती है। पीपल्स पार्टी का कमज़ोर माशी पॉलिसियों पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अरे वाह, क्या बात है जी, बर वक्त, बहुत खूब। पीपल्स पार्टी, नूरा कुश्ती, आहा मज़े। और ये अभी देखिएगा और बड़ा कुछ होना है अभी कि किस तरह से अभी बयानात आएंगे। इसहाक डार साहब कहते हैं फैज़ हमीद की गिरफ्तारी मोजज़ा है। ओह, ये तो हो नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, कमाल हो गया। ये तो बड़े अरसे से हम करना चाहते थे लेकिन हमारी ज़रूरत नहीं हुई, ये हो गया है वैसे। और ये जो खबर आई है पीपल्स पार्टी वाली, हुकूमत को टफ़ टाइम देने का फ़ैसला, इस पर तो मैं कहता हूँ क्या कहा जाए पीपल्स पार्टी को, जितनी शाबाश दी जाए उतनी कम है। और कौम के लिए देखिए पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी हो जाती है और वो खड़ी हो गई है पीपल्स पार्टी। मैं तो कहता हूँ कमाल नहीं कर दिया पीपल्स पार्टी ने। अब कोई नूरा कुश्ती का नाम ना ले, इससे बड़ा काम ही नहीं हो सकता कि इन्होंने कमज़ोर माशी पॉलिसियों पर अब टफ़ टाइम देना है, जो पिछले 2.25 साल से मेरा ख्याल है दे ही रहे हैं। अब वो मज़ीद टफ़ हो जाएगा और इतना टफ़ टाइम होगा, इतना टफ़ टाइम होगा कि आपको शायद काबीना में पीपल्स पार्टी या तो नज़र आ जाए टफ़ टाइम के चक्कर में, या आपको मज़ीद कोई आइनी हुदे पीपल्स पार्टी की झोली में गिरते नज़र आ जाए। इतना टफ़ टाइम देना है इन्होंने। अल्लाह हाफ़िज़।